Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's question is related to urine formation in kidneys. हमें इस क्वेश्चन में पूरे प्रोसेस के बारे में बात करनी है जो कि यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। हमारा यूरिन फॉर्मेशन हमारे किडनीज में होता है और कौन कौन सी प्रोसेसेस या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किडनी के अंदर है और यूरिन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती है, उन सभी के बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में अगर ये फुल फॉर्म में आए तो 5 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में आती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इधर इन दिस काइंड और इन अदर लाइक, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा गया है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो द यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनीज इन द नेफ्रॉन। हमारे नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे हम लोग अपने बॉडी के अंदर सेल को बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही किडनीज का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। Now, blood at high pressure travels into these tubules by the tuft of blood capillaries called glomerules. जितना भी ब्लड है हमारा वो बहुत हाई प्रेशर में, बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बाय टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल्स। Now the following steps are involved in the process of urine formation. कुछ processes हैं, steps हैं जो कि follow up होते हैं urine formation के process में। सबसे पहले आता है हमारा filtration, blood enters the glomerules। जो filtered blood है वो हमारे glomerules में आता है, क्योंकि हमारा जो urine formation है वो रिलेटेड है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हमारे बॉडी से बाहर भेजने का, एक्सक्रीट करने का, जो कि हमारे ब्लड में, हमारे पूरे बॉडी में है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि यूरिया है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ब्लड में भी होती हैं, तो ब्लड से उन चीज़ों को बाहर निकालने का काम होता है ग्लोमेरुल्स में। थ्रू द एफरेंट arterioles it passes under pressure that results in filtration। बहुत ज़्यादा afferent arterioles में प्रेशर के साथ पास होती हैं, जो कि रिजल्ट होता है जिसका फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हमारा ब्लड फिल्टर होता है हमारे ग्लोमेरुल्स में ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स एंड बोमेन्स कैप्सूल। हमारे ग्लोमेरुल्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैपिलरी वॉल्स में और बोमेन्स कैप्सूल में पास हो जाते हैं। जो इजीली पास हो जाते हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं हो पाते हैं वो किडनीज में ही रुकते हैं ताकि वो बाद में यूरिन फॉर्मेशन में इंक्लूड हो सके। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द ब्लड ऑफ द ग्लोमेरुल्स। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, जिनको ब्रेक डाउन होकर यूरिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है, वो सभी के सभी ग्लोमेरुल्स में रुक जाते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होके पहुंच जाते हैं थ्रू कैपिलरी वॉल्स। The second process is selective reabsorption. Some molecules are selectively reabsorbed in the blood. Now ये जितने भी molecules हैं उसमें से हमारा यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसे रीअब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ब्लड। सम मॉलिक्यूल्स आर सेलेक्टिवली, जो हमारे लिए ज़रूरी है वही सेलेक्टिवली थिंग्स ही हैं जो कि रीअब्जॉर्ब हो पाता है हमारे ब्लड में। जो नहीं हो पाता है उसका क्या होता है? The glomerular filtrate flows loop and the glomerular filtrate flows through the proximal convoluted tubule, the U-shaped Henle's loop and distal convoluted tubule. The useful substances present as a glucose, amino acid and salts. कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट जो कि हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी है, वो तो वहाँ पे हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर आने के लिए या फिर यूरिन का फॉर्म में अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए वहीं पे रुक जाते हैं। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्रोसेस विच रिक्वायर एनर्जी।
हमारे बॉडी में एनर्जी की बहुत अल्टीमेट नीड होती है। हम लोग कुछ काम, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, लाइफ प्रोसेसेस हो रही होती है, जिसके लिए हमारे लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एनर्जी जो है हमें वो इसी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट से मिलता है, जो कि हमारा ब्लड यहाँ पे अब्सॉर्ब कर चुका है। नाउ द फिल्ट्रेट नाउ कंटेन्स यूरिया, सम सॉल्ट्स एंड वाटर। अब जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बच गया है, जो अब्सॉर्ब होना था वो तो हो गया, जो नहीं हो पाया है उसमें क्या क्या चीजें हैं? यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स इंक्रीज द वाटर कंसेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये जो रीअब्सॉर्प्शन है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो चीजें थी वो तो अब्सॉर्ब हो गई ना, तो वाटर बच गया। अब वाटर क्या करेगा? द वाटर इज देन रीअब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय ऑस्मोसिस। हमारा ब्लड जितना रिक्वायर्ड वाटर है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी सेकेंड प्रोसेस में रीअब्सॉर्प्शन का काम हुआ, जितनी भी चीज़ें हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी थी, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड ने अब्सॉर्ब कर ली, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी वो सारी चीज़ें अब जो है यूरिन के फॉर्मेशन में जाएंगी। नाउ यूरिन के फॉर्मेशन में जाने के पहले हमारा यूरिन जो है वो बेसिकली किन चीज़ों से बना हुआ होता है? वाटर, सॉल्ट, यूरिक एसिड, यूरिया और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। तो इतने चीज़ हैं, जो बाकी चीज़ें थी वो भी वाटर में ही मिक्स थी, ब्लड में ही मिक्स थी, तो जितनी चीज़ें अब्जॉर्ब होनी थी वो हो गई। अब हमारे पास हम लोग जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी पिए हैं वो, और ये सारी जो वेस्ट है वो सब मिल करके बनाएंगी हमारी यूरिन को, जो है हमारा तीसरा प्रोसेस। ट्यूबुलर सीक्रेशन, some nitrogenous waste products like creatinine and some other substances like urea are removed from the blood by DCT, जिसको हम लोग कहते हैं distal convoluted tubule। हमारा जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, यूरिन का जो सिक्रीशन है वो कैसे होगा? कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स से, जैसे कि क्रेटिनाइन और सम अदर सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन, वाटर और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिक एसिड है, वो सारी चीज़ें मिल करके बनाएंगी यूरिन, आर एडेड टू फॉर्म यूरिन। द यूरिन फॉर्म्ड इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। हमारे किडनी से कुछ दोनों किडनी से दो पाइप्स जैसे यहाँ से जा रहे होते हैं, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। जितने भी यूरेथ्रा से यहाँ पे पास होने वाली चीज़ें होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में जमा होती है, जो कि एक्चुअली हमारा यूरिन है, एंड देन एज अ एक्सक्रीटरी थिंग वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाती हैं। और यूरिनरी में सिमिलरली हमारा सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स तो अब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, और हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी होना, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली वाटर में मिक्सअप हो पाएंगी। अगर पानी कम होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से आपका यूरिन थिक हो सकता है और आपको यूरिन पासेज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो हमारा जो यूरिन का कंसिस्टेंसी है वो बहुत नॉर्मल सा होगा। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बॉडी एज वेल। थैंक यू।